हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण ISPCS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो NCERT सीरीज़ देख रहे हैं महेश कुमार बनवाल का 2023 का जो लेटेस्ट बुक आया है 2023 के लिए NCERT सीरीज़ महेश कुमार बनवाल कोस्मोस पब्लिकेशन, उसका आज लेक्चर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। आज से स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक है? तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये आपको कहाँ काम आएगा? तो भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, BPSC हो, UPPCS हो, UP हो, किसी भी एग्जाम, UPSC हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे सदाबहार और रामबाण है। तो आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। चलिए देखते हैं। सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू जी, यानी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी। हालांकि ये पहली बार किसी और पार्टी से फाइट किए थे, इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उसमें हार गए थे। तो लेकिन जीते हैं किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। कब? 1892 में। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसका है? तो दादा भाई नेहरू जी के। और ये पुस्तक, ये बुक भारत के जितने भी एग्जाम हुआ है ना, वो सब में पूछा गया और आने वाले में भी पूछा जाएगा। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने दिया था? ये दिया था कार्ल मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा मार्क कर लें। क्यों मार्क कर लें? क्योंकि आपके दिमाग में कोई आएगा इंडियन, लेकिन है कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो इंडिया टुडे के जो लेखक हैं रजनी पाम दत्त। कौन है? रजनी पाम दत्त। नेक्स्ट, वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसने किया था? तो टाटा, यानी JN टाटा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी। कौन सा है? कुटीर उद्योग, यानी MSME। इसका फ्रेंड्स डिफिनीशन बदल गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट, 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कबस जी डाबर। कौन था? तो कबस जी डाबर। नेक्स्ट, वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? क्योंकि जूट का प्रथम उत्पादक कौन है? तो अभी भी टॉप उत्पादक जो भारत में है वो पश्चिम बंगाल ही है। और मिल भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? सेरमपुर। कहाँ में? सेरमपुर। ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और फैक्ट एडिशनल है, थोड़ा जान लीजिए। बिहार में बात की जाए तो पूर्णिया जूट उत्पादन में टॉप पर है। कौन सा जूट उत्पादन कहाँ पर होता है? जहाँ पे पानी इलाका हो। तो बिहार में पूर्णिया इलाका है जहाँ पे पानी की अधिकता है, इसलिए यहाँ उत्पादन होता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? तो प्रथम कब था? 1833 में। कब था? 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार KM पनिकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा था। यानी ये पूछा जा सकता है कि 1765 से 72 ईस्वी के काल को किसने डाकू राज कहा था? तो प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? KM पनिकर। नेक्स्ट, प्रमुख कृषि पद्धति। कुछ पद्धतियां हैं जो बार बार पूछा जाता है। एक तो 3 कठिया पद्धति, जो BPSC के फेवरेट एरियाज है। BPSC नहीं बल्कि बिहार के किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। एक्चुअली है क्या? 3 कट्ठा नहीं, 3 बीघा, 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होता है। और इसी पद्धति के विरोध स्वरूप गांधी जी भारतीय धरती पे प्रथम आंदोलन करते हैं। वो आंदोलन होता है चंपारण सत्याग्रह, जिसकी ख्याति भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाता है। और यहीं से गांधी जी का भारतीय आंदोलन में पदार्पण होता है। ठीक है। तो नील की खेती के खिलाफ अनिवार्य कर दिया गया था। ये है, बिहार से रिलेटेड है। ददनी प्रथा, ये क्या है? तो ददनी प्रथा होता क्या था?
क्या था, जो ब्रिटिश अधिकारी होता था, वो अधिकारी, व्यापारी, कारीगर जो भी, वो भारतीय जो भी शिल्पकार थे या कारीगर थे, सबको एडवांस पेमेंट कर देता था। एडवांस पेमेंट कर देता था और उससे क्या होता था कि ज़बरदस्ती उससे निर्मित माल मतलब लेता ही था, ठीक है। इस अथवा अग्रिम पेमेंट, अथवा इसको क्या कहते थे, पेगसी, क्या कहते थे, पेग, मतलब एडवांस रुपया दे देना, जिससे अभी भी अगर आपका सामान्य जीवन रहा होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा, कोई भी बाहर मजदूर जाता है, उसके बदले उसको कुछ रुपया पहले दे दिया जाता है, फिर वो जाता है। तो यही चीज़, इसी प्रथा को क्या कहते हैं, ददनी प्रथा। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स कुछ ये जो व्यवस्था है, मतलब ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था से क्वेश्चंस मतलब लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है बिहार के या बीपीएससी, मतलब स्टेट पीसीएस तो 100% एक क्वेश्चन श्योर रहता है। ये 3 तरह की व्यवस्था था, पहले कौन कौन है देख लेते हैं। पहले तो अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, इसका कई नाम है, अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। इसको लाया कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर कॉर्नवालिस के कालखंड की बात की जाए तो 1785 से 93, कब तक रहता है, 1785 से 93, और एक बार 1805 में भी आता है। इसका कालखंड 2 बार होता है, यानी 2 बार भारत आता है ये व्यवस्था। और तीसरा है महलबारी व्यवस्था। अभी लेटेस्ट जो बीपीएससी पूछा था 68 में, वो था ये रैयतवारी व्यवस्था। कौन था, रैयतवारी व्यवस्था। तो देखते हैं सबको अलग अलग क्या विशेषता है। सबसे पहले कौन है, तो कॉर्नवालिस, यानी कब व्यवस्था आया था, तो 1793 में कौन लाया था, कॉर्नवालिस, ठीक है। ये लागू कहाँ हुआ था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। कहाँ लागू हुआ था, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक में। उसके अलावा ये कुल जो ब्रिटिश साम्राज्य क्षेत्र था उससे कितना भूभाग पे था, तो 19% पे। कितना पे था, 19% पे, ठीक है। भूमि अधिग्रहण सदैव जमींदारों के लिए, जमींदारों को, ठीक है। भूमि अधिग्रहण किसी होता था, जमींदार को। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसका था, जमींदार की, ठीक है। यानी इस जमींदारी व्यवस्था इसको कहते हैं। टोटल कितने पे था, इंपॉर्टेंट कितना है, 19% पे था। और पूछा गया था बीपीएससी में कि कौन कौन से क्षेत्र पे लागू था, तो कौन कौन से क्षेत्र पे लागू था, इसको मैप से देख लीजिए। उसके बाद बंगाल इसके जस्ट नीचे है बंगाल। उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। और उत्तरी कर्नाटका का ये पार्ट है, उत्तरी कर्नाटक। यानी आपको इसे याद रखना है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो भाई है आपस में, उसके पास है। एडिशनल एक है जो कर्नाटका के उत्तरी साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, रैयतवारी व्यवस्था है, रैयतवारी नहीं, एक सेकेंड, हाँ रैयतवारी है, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसके स्थापना मतलब ये कब शुरू हुआ था, तो 1820 में, ठीक है। 1820 में कौन सा इलाका में, बॉम्बे, मद्रास और असम। यही क्वेश्चन पूछा था कि ये रैयतवारी व्यवस्था कहाँ पे लागू था, तो मद्रास में था, एरियाज पे था। तो ब्रिटेन का जितना क्षेत्र था उसमें से 51% पे था रैयतवारी। यानी अगर बात की जाए जमींदारी व्यवस्था तो कितना परसेंट पे था, 19%, ठीक है। रैयतवारी 51, और बाकी जो बचा 31% उस पर कौन था, महलबारी व्यवस्था, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या विशेषता था, तो भूमि का मालिक कौन होता था, किसान। उसमें कौन था, जमींदारी में जमींदार, जो अभी भी दिखेगा आपको, लेकिन इसमें रैयत होता था, मतलब किसान, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी, ठीक है। और इसका जो दर था 33 से 55%, यानी काफ़ी इसका ज़्यादा दर था। नेक्स्ट, अंतिम कौन है, तो हॉल्ट मैकेंजी, यानी ये है महलबारी व्यवस्था। हॉल्ट इसका प्रणेता कौन है, हॉल्ट मैकेंजी। कब है, 1822। कौन सा इलाका में था, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में वो भी था, उत्तर प्रदेश के बनारस में कौन था, अस्थायी बंदोबस्ती भी। उसके बाद मध्य प्रांत, ठीक है, पंजाब। उसके बाद ब्रिटिश भूभाग का 30% या 31%, 31% कहीं के 31% भी आता है, 30%, ठीक है। और भूमि पर पूरा गांव का अधिकार होता था, भूमि पर पूरा गांव का अधिकार होता था। और ब्रिटिश को देने की जिम्मेदारी भी होती थी गांव के मुखिया को, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था, मतलब क्या कहा जाता, महाल, क्या कहा जाता था, महाल, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें इसका प्रभाव देखा जाए, और इसका जो दर था सबसे ज़्यादा था, किसका दर था, इसका 60% था, इसका दर सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट, इसका प्रभाव देखा जाए तो प्रभाव क्या हुआ, तो जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया,
चूँकि आप मान लीजिए 60% अगर ले ही लेगा टैक्स में, तो किसान को क्या बचेगा? कुछ नहीं। उसके अलावा कृषकों की दरिद्रता आ जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, जब ले ही लेगा तो बचेगा क्या? कृषक के जीवन में ठहराव और डिग्रेडेशन, अवनति आ जाएगा। पुराने जमींदार उन्मूलन तथा नए जमींदार का उदय। यहाँ पर अंग्रेज क्या किया, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर अंग्रेज क्या किया कि जो भी पुराने जमींदार था ना, उसको साइडलाइन कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ अंग्रेज को? फायदा ये हुआ कि एक नव जमींदार वर्ग हुआ जो अंग्रेज का समर्थक था। पुराने क्या था? पुराने जो भारतीय था, उसके मतलब भारतीय वफादार, मतलब भारत के प्रति ज़्यादा वफादार था। लेकिन नए जो था, चूंकि अंग्रेज ही बनाया था, तो वो अंग्रेज के प्रति ज़्यादा वफादार था। कृषि का वाणिज्यिकरण, यानी कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद, ऐसा उत्पाद जैसे कि ये अभी जैसे देखा आपने 3 कठिया व्यवस्था, इसमें क्या था? नील की कृषि की जाती थी। उससे क्या होता था कि नील चूंकि खाया नहीं जाता था, तो उससे अंग्रेज को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता था। वैसा उत्पाद जिससे ज़्यादा रुपया मिले, खाद्यान्न फसल की कम हो, उसको कहते हैं वाणिज्यिकरण। ठीक है, नेक्स्ट आप कुछ देखते हैं। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू था? तो मैक्सिमम कौन था? तो रैयतवाड़ी कितना % पे था? 51% पे। दूसरा अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट सिद्धांत संबंधित था कौन? भू राजस्व के निर्धारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत में रेलवे का जनक इससे पहले थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए। डलहौजी के कार्यकाल की बात की जाए तो 1856 तक रहता है। कब से? 48 से, यानी 48 से 56। डलहौजी कार्यकाल के 2 महत्वपूर्ण विशेषता, एक तो जो डाक तार, मतलब जो कम्युनिकेशन रिलेटेड है ना, जो यातायात, उससे उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था डलहौजी। दूसरा, इसके कार्यकाल काफ़ी खतरनाक रहा था। हड़प नीति हुआ या आक्रामक नीति हुआ, अब मतलब अवैध अधिकार पे अवैध रूप से किसी राज्य को भी हड़प लेता था। इसका 2 कार्यकाल है। ठीक है, देखते हैं इसमें। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल आपको जस्ट बताया गया। रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में 1853, कब? महाराष्ट्र में 1853 में थाने, बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल लाइन चलाया गया। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने के बीच कितना किलोमीटर था? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे था, उसने इसको आरंभ किया था। आप देख लीजिए, गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंग ने इजेदारी तथा फार्मिंग सिस्टम का आरंभ किया। भू राजस्व वसूली का एक तरीका था। ये क्या था? वारेन हस्टिंग कौन सा? इजेरेदारी प्रथा, और ये क्या था? तो भू राजस्व का ही एक वसूली का तरीका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 1857 की क्रांति, ये बीपीएससी का पेटेंट है। मतलब बीपीएससी किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करे, ये क्वेश्चन ना पूछे तो बीपीएससी के पेट में दर्द हो जाता है। इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। कभी कभी तो 2 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1857 की क्रांति यानी बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन पहला है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ? तो मेरठ से। कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 को, और 11 मई को ये दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली कब पहुंचता है? 11 मई। दिल्ली उस समय गद्दी पर कौन रहता है? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट, 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? किस स्थान पर किया था? बैरकपुर, बंगाल, पश्चिम बंगाल का था। और 34वें रेजिमेंट के थे, लेकिन अपने कंपनी उनका छठा था। कौन कंपनी था? छठा कंपनी था। कंपनी मतलब छठा था। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था? तो रोटी और कमल। आप जब भी रोटी खाएं तो आपको याद आना चाहिए कि बीपीएससी में पूछेगा क्या? रोटी और कमल। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए फ्रेंड्स, वैसे तत्कालिक कारण ऑप्शन से आपको देखना है। ठीक है, इसमें जो दिया गया है, चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा दिया है, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये क्या था? एक्चुअली हुआ ये था, ये जो चर्बी था ना, अफवाह फैल गया। पहले जो राइफल दिया था वो अनफील्ड नहीं रहता था, उसमें जो कारतूस रहता था नॉर्मल रहता था। लेकिन जो अनफील्ड दिया उसमें एक मुलायम जो रैपर रहता था, उसको फाड़ के निकाला जाता था अंदर से भरने के लिए। तो ये जो मुलायम पार्ट था ना, तो ये अफवाह फैल गया कि ये सुगर का है। किसका है? सुअर या गाय का है। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि ये या तो हिंदू धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहा है या फिर मुस्लिम धर्म को। इसी अफवाह ने इस पूरे विद्रोह को चिंगारी दिया। यानी ये कह सकते हैं कि भारत में अफवाह के आधार पर भी इतना बड़ा आंदोलन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ जैसे आर्थिक, राजनीतिक,
धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। ठीक है, ये मेन कारण हुआ। अगर एक ऑप्शन दे सिर्फ क्या कारण है तो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ। ठीक है, अगर अलग अलग ऑप्शन दे, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, प्रशासनिक हो, ठीक है, ये सब कारण अलग अलग, एक चूज करना हो, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल कब से कब था? 1856 से 62 तक। कब से कब तक था? 1856 से 62 तक। यानी लॉर्ड कैनिंग 56 के समय था, गवर्नर जनरल भी था और प्रथम वाइसरॉय भी बनता है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो पामस्टर्न। ठीक है, कौन था? पामस्टर्न। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो पहली घटना कौन थी? तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। कब पहुंचा? जस्ट ऊपर बताया 11 मई। कब पहुंचा? 11 मई। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस प्रदेश का था या किस क्षेत्र का था, किस प्रांत का था? तो अवध का था। अब सवाल है आपके मन में आएगा अवध का ही क्यों था? इसका कारण यह है कि अवध को 1856 में डलहौजी क्या करता है कि कुप्रशासन के आधार पे उसको हड़प लेता है। यानी कहता है कि यहाँ पे शासन अच्छा से नहीं हो रहा है, इसीलिए अवध को हड़प लिया और वहाँ जो सैनिक था सबको आज़ाद कर दिया। तो सैनिक सब रुष्ट हो गया और बदला लेने की सोचने लगा। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? चूंकि गवर्नर जनरल था वही बनाएगा। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 56 से 62। नेक्स्ट, केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। अब देखिए, एक तो ये कारण है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जब आप इस तरह से क्वेश्चन आए आपको ध्यान देना है, क्या जमींदारों की समर्थन अंग्रेजों का ये दिया हुआ है या सैनिक शक्ति ज़्यादा है अंग्रेज का? तो इस तरह से इसका कई कारण था। ठीक है, लेकिन मुख्य कारण था केंद्रीय संगठनों की कमी और सुनियोजित रणनीति नहीं था, कोई भविष्य उन्मुखी रणनीति नहीं था, कोई स्पष्ट नीति नहीं था, ये भी कारण था। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने संभाला? तो लखनऊ को जो बेगम थी, कौन? बेगम हजरत महल ने। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था वाराणसी में। कब हुआ था? 1835 में। कहाँ हुआ था? वाराणसी। कहाँ हुआ था? 1835 में। लक्ष्मीबाई का मतलब लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसने पराजित किया अंतिम युद्ध में? तो कैप्टन ह्यूरोज। और कैप्टन ह्यूरोज का एक स्टेटमेंट है रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में कि विद्रोही सेना में कोई मर्द है तो अकेली मर्द है जो सोई हुई, यानी सोई हुई जो रानी है वो अकेली मर्द थी। ठीक है, एक और स्टेटमेंट है कि रानी लक्ष्मी की मृत्यु के साथ ही जीत सुनिश्चित है। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा? किसके लिए? तो मौलवी अहमदुल्ला के लिए। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपनी सेनापति नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? नाना साहब तात्या टोपे का। इनका पूरा नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और टोपे मीन्स क्या होता है? बड़ा भाई। क्या होता है? बड़ा भाई। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? बख्त खां को। किसे नियुक्त किया था? बख्त खां को। अब क्या है, एक चार्ट दिया हुआ है इस टेबल में जो अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ और किसने नेतृत्व संभाला और किसने दमन किया, ये था। चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिल्ली, नेता कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। और ये तो नाम मात्र था, लेकिन वास्तविक नेता कौन था? बख्त खां, जो सैनिक नेतृत्व कर रहा था। कब पहुंचा? 11 मई। और इसका दमन किसने किया? निकोलसन और हटसन।
निकोलसन और हटसन। लखनऊ में कौन था? तो बेगम हजरत महल और विजरिस कादिर। विजरिस कादिर ये कब था? 4 जून 1857। और किसने दबाया? कॉलिंग कैंपबेल। झांसी या ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और इनका समर्थन कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। ये भी 4 जून का ही है। और इसका दमन किसने किया? जनरल हीरोज यानी कैप्टन हीरोज। कानपुर की बात की जाए तो नाना साहब तात्या टोपे जो सैन्य कमांडर थे, 5 जून, ठीक है, कॉलिंग कैंपबेल। इलाहाबाद लियाकत अली, 6 जून कर्नल लिन। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, जून में है, कर्नल लिन इसको भी दबाया। जगदीशपुर, ये बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम बीपीएससी 10 बार पूछ चुका है। बीपीएससी अलग एग्जाम की बात छोड़ दिया जाए, सिर्फ बीपीएससी 10 बार से ज़्यादा पूछ चुका है। आर जगदीशपुर नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। फ्रेंड्स, कुंवर सिंह ने किया, उनके भाई अमर सिंह और भी भाई था, लेकिन अगर पूछा जाए नेतृत्व किसने किया तो कुंवर सिंह ने। कब हुआ था? 12 जून 1857। और इसको दबाया किसने? विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। बरेली खान बहादुर खां, जून में विंसेंट अय्यर ने दबाया। फतेहपुर अजीमुल्ला, जून 1857। और जनरल रेनॉल्ड। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, इन्हें विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया। ठीक है, किसे माना गया? बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और बीपीएससी से रिलेटेड किसी भी तरह कन्फ्यूजन हो, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक, आप कमेंट कीजिए, आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस के आधार पर जवाब दिया जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। चूँकि इसमें भारी बेइज्जती हुआ था और ये डर हो गया था कि भविष्य में भारत निकल सकता है, इसलिए महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में शासन ले लिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की। कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग के सिफारिश पे किया गया था? तो पील आयोग के आधार पे। तो पील आयोग 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसरॉय बनाया गया? जस्ट मैंने अभी ऊपर डिस्कशन किया है, लॉर्ड कैनिन। इसका कार्यकाल 56 से 62 रहता है। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो उस समय या ये भी पूछा जाता है कि कौन सा शायर ने 1857 का विद्रोह देखा? तो मिर्जा गालिब। ठीक है, कौन देखा? मिर्जा गालिब। 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आलोचक भी और अपने आंखों से किसने देखा? तो मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने आंदोलन में भाग लिया या नहीं लिया, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही है? उसमें से जो शिक्षित मध्य वर्ग था उसने आंदोलन को न विरोध किया न समर्थन किया। 1857 के विद्रोह के समय या कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। इस समय ये अंग्रेज का काफ़ी विरोधी था, लेकिन सर सैयद अहमद खां एक पुस्तक लिखता है WW, ठीक है, WW हंटर करके, और उसमें अंग्रेज को फिर मुस्लिम के हितैषी बनाने की कोशिश करता है बाद में जाके। और इसी ने कांग्रेस संगठन का स्थापना का भी विरोध किया था। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के राजा या कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह ने संभाला था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो किसने किया था? ग्वालियर के सिंधिया। और सिंधिया के समर्थन पे ही जो कैनिन था उसने कहा था, अगर ग्वालियर मतलब सिंधिया समर्थन नहीं करता तो अंग्रेजों का बुरा बिस्तर इस आंधी में बंध जाता। अब कुछ पुस्तक है जो 1857 के विद्रोह पे लिखा गया है, उसको देखते हैं। पहला है द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन इसको किसने लिखा है? अशोक मेहता। किसने लिखा? अशोक मेहता। और अशोक मेहता समिति भी है पंचायती राज व्यवस्था से। उसके बाद फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक तो कई बार पूछा चुका है, कई बार।
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? बी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। 1857 ये भी पुस्तक कई बार पूछा, ये सरकारी ये थे यानी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। ठीक है। सिपनी मूवमेंट एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपनी मूवमेंट एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये किसका है? आर.सी. मजूमदार को। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी किसका है? टी.आर. होम्स। रिवेलियन 1857 ये किसका है? पी.सी. जोशी। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ये किसका है? सर सैयद अहमद खां का। को याद करना है क्या? याद करने तो बहुत अच्छा है, नहीं याद कर रहे हैं तो 3 बुक कम से कम याद कर ले। पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर, दूसरा 1857 एस.एन. सेन, उसके बाद एक और बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी ये टी.आर. होम्स, ये पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कुछ फैक्ट है, जैसे कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर यानी बी डी सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा किसने दी? स्वाभाविक सी बात है, भारतीय तो संयंत्र कहेगा नहीं तो कोई ब्रिटिशर्स ही होगा, तो किसने दिया? जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ये भी पूछा जा चुका है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका है? ये कथन है आर.सी. मजूमदार। और ये बीपीएससी मेंस में स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, मेंस में, प्रीलिम्स नहीं, मेंस में। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? जस्ट अभी आपको बताया गया है, एस.एन. सेन। अब कुछ और इतिहासकार हैं, जैसे डॉक्टर एस.एन. सेन, जो उनका मत क्या है? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता क्या स्टेटमेंट है? 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बी डी सावरकर क्या कहा? तो 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार का क्या है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और नेक्स्ट सर जॉन लॉरेंस का क्या है? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, जो कि ब्रिटिशर्स है तो इसको आलोचना के तौर पे ही देखेगा। बेंजामिन डी रायली ये क्या बोला था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये फ्रेंड्स थोड़ा मार्क कर ले, क्योंकि ये बेंजामिन है, मतलब ये भारतीय नहीं है लेकिन भी राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसको स्वीकार किया है तो पूछा जा सकता है। पी रॉबर्टसन ये क्या बोला कि 1857 विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स ये कई बार पूछा जा चुका है होम्स का कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ठीक है, ये किसका था? सभ्यता एवं बर्बरता का सभ्यता, यानी अपने आप को विदेशी क्या कहता था? सब, और भारतीय को बर्बर। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटड्रम ये क्या बोला? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का संयंत्र था। रीच का क्या स्टेटमेंट था? यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक संयंत्र था। नेक्स्ट, अब जो लक्ष्मीबाई के बारे में जो हीरोज कहता है कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी, जो सोई हुई या परी हुई है वो अकेली पुरुष थी। किसके बारे में कह रहा है? रानी लक्ष्मीबाई के। उनका रानी लक्ष्मी का जून 1858 में क्या होता है? देहांत होता है, 17 जून का। अब क्या है? प्रमुख जनजातीय आंदोलन, किसान व जनजातीय आंदोलन, ये भी बीपीएससी पूछता है। चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले भावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था कहाँ? पटना में भी दानापुर। और ये भावी आंदोलन था 1857 में क्या कर जाता है? साथ हो जाता है। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह। और इसको नील दर्पण पुस्तक में इसको काफ़ी बढ़ चढ़ के बल्कि इसका समर्थन किया गया था। आदिवासी नेता जगत पिता
या धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा है? तो बिरसा मुंडा। ये कौन सा आंदोलन चलाया था? तो बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह चलाया था कब? 1895 से 1900 में, और 1900 में इसको हैजा की वजह से जेल में इसका निधन हो जाता है। संथाल विद्रोह ये कब से कब चला? 1855-56 में। इसका नेतृत्व किसने किया? तो 4 भाइयों ने किया। कौन था? सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। किसने किया? सिद्धू, कानू और 2 और भाई था, चांद, भैरव। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक और ये जो है मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह, इसको महान हलचल या उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है, मुंडा विद्रोह को। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में। ये हुआ कब था? तो 1770 से शुरू हुआ था और 1800 के आसपास, 1820 के आसपास यानी चला गया था। ठीक है। नेक्स्ट, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह की बात किया जाए 1820-21 में। विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? संबलपुर में कौन था? सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में रमौसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। किसने किया था? तो महाराष्ट्र में रमौसी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया? बलवंत फड़के ने किया था। नेक्स्ट, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1840 से 72 तक। क्या लगातार हो रहा था? जी नहीं, बीच बीच में इसका नेतृत्वकर्ता बदलता गया और ये होता गया। लेकिन संगठित किसने किया था? गुरु राम सिंह। उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 तक। ठीक है, ये ठीक है, मतलब खेसारी लाल वाला नहीं बल्कि एग्जाम वाला। मुंडा विद्रोह मुंडा विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? झारखंड, और उस समय तत्कालीन बिहार से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था या किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ी। ये कौन था? गारो पहाड़ी कहाँ है? अगर आपको मैप याद हो नॉर्थ ईस्ट का, तो इस तरह से है। ये जो है मेघालय वाला पार्ट, इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन है? गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों फ्रेंड्स सीरीज में है, इसलिए पूछा भी जाता है गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर है? तो गारो में था। और ये जनजातीय विद्रोह था। फराजी विद्रोही का नेता कौन थे? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में। छोटा नागपुर कहाँ है? बिहार झारखंड सटा हुआ। मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? जो वकासत भूमि था उसकी वापसी। ये क्या होता है? अभी जो पट्टे पर जो खेती किया जाता है, बटाईदार जो भूमि है, उसी तरह से वकासत भूमि में था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32। नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत ने। मानव बलि प्रथा यानी मोरिया क्या था? तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? कौन जनजाति? खोंड जनजाति। यानी 2 जनजाति, ऐसे जनजाति कई विद्रोह है, लेकिन खोंड और गारो देख चुके हैं, उसके बाद मुंडा देख चुके हैं, और फिर देखिए संथाल जनजाति है। ठीक है। मुंडा विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? 1899। वैसे इसकी नींव कहीं न कहीं 1895 में ही पड़ गया था, 1895 में। लेकिन आंदोलन होता है जब वापस बिरसा मुंडा जेल से आता है 1899 में तब, और 1900 में इसका जेल में हैजा से निधन हो जाता है। फिर ये आंदोलन खत्म हो जाता है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? मेजर बारो को। जो मेजर बारो था उसको हरा देता है। और एक दिग्घी की दरोगा भी रहता है, दिग्घी की दरोगा को भी संथालों ने हत्या कर देता है। उसके बाद मेजर बारो जाता है, इसको भी मार देता है, मतलब मार नहीं, हरा देता है। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे जाता है? तो वारेन हस्टिंग को। किसको जाता है? वारेन हस्टिंग को। कुछ क्षेत्र है, जनजातीय विद्रोह है और क्षेत्र है। तो चलिए देखते हैं क्षेत्र विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। चलिए देखते हैं, बस इसको लाइन बाय लाइन सुन लेना है। याद आ रहा है तो ठीक, नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन की बात कोनो नहीं है। देखते हैं चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? नेतृत्वकर्ता कौन था?
राजा जगन्नाथ 1768। क्षेत्र कौन था? नमभूमि या वीरभूमि, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। राजा, उसके बाद हो विद्रोह, नेतृत्व किसने किया? राजा पराहत। कब से कब था? 18, 20, 22, 32, अलग अलग कार्यकाल पर चलता रहा। सी भूमि और छोटा नागपुर। भील विद्रोह या तरम्बकम, नेतृत्व करता कौन था? सेवकराम। था 1828 से 48। और खानदेश। खांसी विद्रोह, राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह एवं बारमणि, कब हुआ था? 29 से 32 में 1800। खांसी पारी, जो अभी गारो खांसी वाला असम व मेघालय क्षेत्र में। कोल विद्रोह, बुद्धू भगत व गंगा नारायण, कब हुआ था? 31 से 32, क्षेत्र छोटा नागपुर। रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू, 1879 79, आंध्र प्रदेश। खोंड विद्रोह, चक्र बिश्नोई, कब हुआ था? तो 1846 से 48 और 1855। खोंड मंडल उड़ीसा में, खोंड मल्ल उड़ीसा। संथाल, सिंधु कानू, चांद भैरव, ये 4 भाई था। 55-56 1800। राजमहल की पारियों, पश्चिम बंगाल। उसके अलावा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा 99 1899 और 1900 में, क्षेत्र छोटा नागपुर। उसके बाद भील विद्रोह, दौलत सिंह 1914-15 और बसवाड़ा एवं डूरंगपुर दक्षिणी राजस्थान। नेक्स्ट पबना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय, ये सब महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ में? तो केरल। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति आरंभ किया गया था। यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, चूंकि ये भील जो जनजाति है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलता है, राजस्थान में भी है। तो क्रांति का आंदोलन शुरुआत कहाँ करता है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट गडकरी का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर महाराष्ट्र। आपको याद कैसे रह जाएगा? नितिन गडकरी कहाँ के? महाराष्ट्र के। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह बीपीएससी में पूछा जा चुका है। किसने किया था? ठक्कर बाबा। कौन? ठक्कर बापा ने, बापा। खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1874। और जो खैरा होता है वो बनाने काम करता है, इसलिए इसको खेरवार कहते हैं। मोपला विद्रोह, ये बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है। कहाँ हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 1921। कुछ और है, देखते हैं। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगरा और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन आरंभ किया था। कौन? लसोडिया। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 35। किस राज्य में? अ से अहोम, अ से असम। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कुका आंदोलन की शुरुआत मूलतः कहाँ किया गया था? कुका आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में? राम सिंह के नेतृत्व में। भगत जवाहरमल सेन के द्वारा साहिब सेम उसी का पाठ है। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में था। बिरसा मुंडा कौन धर्म को मानते थे? एकेश्वरवाद को। और नरबली, बहुप्रथा, मांस मछली, बहुत देववाद विरोध किया और एक नारा भी दिया था, बहुत फेमस नारा है, कटुंग बाबा कटुंग, कटुंग कटुंग कटुंग। सिंह बोंगा की जगह एक बोंगा का, सॉरी हाँ, अनेक बोंगा की जगह सी बोंगा का नारा भी दिया था। सब मेंस में आपको पढ़ना है। हाँ फ्रेंड्स, ये मैप है, जो चीज़ आपको बताया गया सेम चीज़ है, तो वापस रिपीटेशन करने की उसकी ज़रूरत नहीं क्या। बाकी आपको ये एक आएगा चलते चलते सीरीज, चलते चलते, इसमें आपको मैप के थ्रू सभी विद्रोह को बताया जाएगा। संसद नेता और भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। कौन? तो गोगी नेनी रंगा बाई कुलू। कौन?
गिनेनी रंगा बाय कुलू। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये कौन सा है? तो एक किसान आंदोलन है एक दृष्टि में देखा जाए तो कौन कौन सा है? तो मोपला विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ कहाँ था? तो केरल में, केरल के मालाबार तट पे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? KN हाजी। अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था के लागू किया गया था, इसके खिलाफ था। चरण कब से कब तक था? 1836 से। ऐसे ये हुआ था 1921 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूपीएससी पूछा, बीपीएससी पूछा, बीपीएससी तो 3 बार पूछा, 2 बार पूछा है। नील विद्रोह कब से कब तक था? 1859-60 में। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यूरोपियन लोगों के द्वारा किसान से बलपूर्वक नील की खेती करवाई जाता था। पवना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76 में। और क्षेत्र था कौन? बंगाल। ईश्वर चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। कारण क्या था? तो आर्थिक लगन तथा 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध संयंत्र और बेदखल था। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे, अहमदनगर और सोलापुर के सतारा जिले में, सोलापुर व सतारा जिले में। बाबा साहेब देशमुख और रैयतबारी व्यवस्था के खिलाफ था ये, ठीक है। मिली यही था कि जाल में फंस गया और कपास की गिरती कीमतों और अकाल के बावजूद लगन अत्यधिक दर देना पड़ता, इसके खिलाफ था। नेक्स्ट था चंपारण सत्याग्रह। ये भारतीय इतिहास के अभूतपूर्व घटना है। गांधी जी यहीं से भारतीय इतिहास मतलब भारतीय सरजमी पे आंदोलन में शामिल करते हैं। तिनकटिया विद्रोह के खिलाफ था। कहाँ पर है? बिहार में। कौन सा? तो चंपारण, मोतिहारी में, बेतिया, मधुबनी। महात्मा गांधी तिनकटिया प्रथा के खिलाफ था। खेरा सत्याग्रह ये कब था? ये खेरा जो था वो 1818 में। तो 1918 में खेरा कहाँ पे? गुजरात में। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। फसल बर्बादी के बावजूद सरकार मालगुजारी वसूली किया जा रहा था, ठीक है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? 3 आंदोलन कन्फ्यूजन करेगा आपको। चंपारण, खेरा और अहमदाबाद। कौन सा? खेरा और अहमदाबाद। देखिए खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो आपको याद क्या रखना है? मार्च। खेरा में कितना शब्द है? खेरा में 3 शब्द है। कितना है? अब मार्च में देखिए छोटा है। उसी तरह से अहमदाबाद आपको आएगा मिल, ठीक है। इसमें आ जाएगा फरवरी, यानी पहले हुआ फरवरी में, फिर हुआ खेरा। तो इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं। मैं तो इसी तरह से याद किया था। अवध किसान आंदोलन कब हुआ था? 1920। इसका नेता कौन थे? जो नेता था वो प्रतापगढ़ के मतलब रायबरेली क्षेत्र था, प्रतापगढ़, रायबरेली और फैजाबाद। नेता इसको जो बात की जाए तो झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। ये बाबा रामचंद्र किसान के नाम से बहुत फेमस है। उसके अलावा अवध लगन व बेदखल अधिनियम लागू किया गया। अवध में मालगुजारी यानी संशोधन अधिनियम के बढ़ोतरी के खिलाफ था। एक आंदोलन अगर इसकी बात की जाए तो बाराबंकी, हरदोई, बहराइच ये सब यूपी का है। कौन था? मदारी पासी और लगान में वृद्धि के खिलाफ था। मोपला विद्रोह, देखिए फ्रेंड्स मोपला विद्रोह ऊपर भी है। मोपला विद्रोह 2 जगह है। यहाँ पे देखते हैं क्या गुल खिला है मोपला विद्रोह के नाम पे। वही चीज़ जो मैंने अभी बोला कि मोपला विद्रोह द्वितीय चरण, यानी मोपला विद्रोह 2 चरण हुआ था। जो मोपला विद्रोह ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि कौन चरण पूछ रहा है। चरण 1, चरण 2 कर रहा है तो फिर देखना पड़ेगा। नहीं, सिंपल मोपला विद्रोह है तो आप द्वितीय चरण 1921 में जा सकते हैं, क्योंकि ये बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, यूपीएससी पूछ चुका है, तो आपके पास सबूत रहेगा। अब क्या है? इसका क्षेत्र मालाबार केरल क्षेत्र है। अली, मुदलियार और अधिक लगन व बेदखल कारण था। बरदौली सत्याग्रह सूरत का बरदौली तालुकात से था। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ से इनकी फेमस मतलब ये प्रसिद्धि मिलता है। और 1928 में था। लगन में बढ़ोतरी के खिलाफ था, यानी उसके बाद है पंजाब में किसान आंदोलन। क्षेत्र कौन था? जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर और लेलपुर शेखपुर।
उसके बाद सोहन सिंह भाखना जो स्वतंत्र सरकार का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, बाबा ज्वाला सिंह। भू राजस्व चूंकि किसान से है तो सिंपल सी बात है, कॉमन है कि भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ होगा, जबरदस्ती वसूली से होगा, जबरदस्ती खेती करने से होगा, नियम तो या फिर संशोधन के खिलाफ होगा। कोई अगर आया था नया नियम तो तेभागा आंदोलन 1946 में, ये पश्चिम बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से। कौन था इसका नेतृत्व करता? कंपाराम सिंह, भवन सिंह और भवन सिंह। बटाईदार के खिलाफ था, ये जमींदारी से मतलब खिलाफ था। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 कहाँ हुआ था? तेलंगाना में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें सामूहिक नेतृत्व हुआ था। किस तरह का नेतृत्व था? तो सामूहिक, ठीक है। 1/3 उपज के खिलाफ था तेलंगाना का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विनोबा भावे। लेकिन यह आंदोलन कहाँ सफल हुआ? जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी CPI और अभी कम्युनिस्ट पार्टी को CPI को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया, लेकिन CPM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM, एक सेकेंड फ्रेंड, CPM को है, CPI को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। फ्रेंड्स इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें। शुक्रिया फ्रेंड्स।